नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम यूपी जीआईसी मेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से आप सभी से चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कैलेंडर को देखा होगा, तो 30 अगस्त 2026 को आपकी मुख्य परीक्षा प्रस्तावित है। तो इस हिसाब से देखें तो मोटे तौर पर 45 दिनों की रणनीति या तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, इसको लेकर हम आप सभी से चर्चा करेंगे। हालांकि यूपी जीआईसी मेंस के पाठ्यक्रम को लेकर, परीक्षा योजना को लेकर हमने पहले भी चर्चा की है और आज भी हम मुख्य बिंदुओं पर आप सभी से बातचीत करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी ने देखा कि प्रवक्ता परीक्षाओं में यूपी एलटी मुख्य परीक्षा हो चुकी है। उसमें केवल परंपरागत विषय ही पूछे गए, लेकिन जब आप यूपी जीआईसी के एग्जाम में जाएंगे तो इसका प्रश्न पत्र 2 भागों में बटा होगा और अगर हम कहें तो आपकी परीक्षा 2 दिन हो सकती है। प्रथम प्रश्न पत्र जिसमें कि सामान्य हिंदी एवं निबंध से सवाल पूछे जाएंगे, समय 2 घंटा का होगा, पूर्णांक 100 अंक का होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र वैकल्पिक परंपरागत, यानी कि मान लीजिए आप हिंदी विषय से हैं तो हिंदी, या फिर अन्य किसी विषय से आपने आवेदन किया है या फिर क्वालिफाई हुए हैं तो उसकी तैयारी करना पड़ेगा। समय 3 घंटा और पूर्णांक 300 अंक का। तो हमने फोकस किया है प्रथम प्रश्न पत्र को लेकर, जो कि कॉमन पेपर है। आप किसी भी विषय के हों, आपको सामान्य हिंदी एवं निबंध से संबंधित पेपर को हल करना पड़ेगा, जो कि 2 घंटे का होगा और 100 अंकों का होगा। अब ये प्रश्न पत्र 2 खंडों में बटा हुआ है। जो पहला प्रश्न पत्र है 2 खंडों में बटा हुआ है। पहला खंड है सामान्य हिंदी, जिससे कि सवाल पूछे जाएंगे 50 अंक के, और दूसरा खंड है हिंदी निबंध, जिससे कि सवाल 50 अंक के पूछे जाएंगे। टोटल 100 अंक के हैं। तो सामान्य हिंदी में आपसे क्या पूछा जाएगा, उसकी जानकारी होनी जरूरी है। तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। अपठित गद्यांश का संक्षेपण, उससे संबंधित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या, उपयुक्त शीर्षक। आपने अगर सी टेट या फिर टेट, जो यूपी टेट या फिर अन्य कोई कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम दिया होगा जिसमें सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे गए होंगे, केबीएस एनबीएस इत्यादि भी, तो आपने देखा होगा कि एक अपठित गद्यांश पूछ दिया जाता है। खासतौर से अगर यूजीसी नेट की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आखिर में फर्स्ट पेपर में या सेकेंड पेपर दोनों में अपठित गद्यांश से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुछ पैटर्न वैसा ही होगा और ये कुल 20 अंकों का प्रश्न होगा। ठीक है, हो सकता है उसमें कुछ पूछ दिया जाए कि अपठित गद्यांश का संक्षेपण कीजिए, या फिर विकल्प के आधार पर पूछा जाए कि फला प्रश्न का उत्तर क्या होगा, या फिर उसी में पैराग्राफ में ही रेखांकित अंश होंगे तो उनके अर्थों को बतलाना पड़ेगा, या फिर पूछा जाए कि इस अपठित गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको क्या लग रहा है कि इसका शीर्षक क्या हो सकता है। आमतौर पर हमने देखा है कि विद्यार्थी इसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। अगर सरसरी निगाह से अपठित गद्यांश का वो अध्ययन करते हैं, उसको समझते हैं, तो इस पर आधारित जितने भी तरीके के प्रश्न होते हैं वो आराम से कर लेते हैं और अधिकतम अंक उनके सही हो जाते हैं या फिर उनको मिल जाते हैं। दूसरा पोर्शन है कि अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम तद्भव शब्द, क्षेत्रीय शब्द, विदेशी शब्द, वर्तनी, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां, हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियां। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं
कि जो दूसरा पोर्शन है अब वो हिंदी व्याकरण से संबंधित है, प्योर रूप से हिंदी व्याकरण से संबंधित है, जिसके लिए आप मूल किताबों का सहयोग ले सकते हैं, सहारा ले सकते हैं। आज इसमें हमने कई बार आप सभी को सजेस्ट किया है वासुदेव नंदन प्रसाद की पुस्तक, हरदेव बहारी की पुस्तक, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप समय आपको मिले तो कामता प्रसाद गुरु की पुस्तक को भी देख सकते हैं। अब इन तीनों पुस्तकों को देखने की जरूरत क्यों है? कई विद्यार्थी हो सकता है कि इन किताबों का नाम लेते ही थोड़ा सा घबरा जाएं कि हमने तो मार्केट से एक सामान्य हिंदी की किताब खरीद ली थी, क्या वो काम में नहीं आएगी? बिल्कुल काम में आएगी, क्योंकि हिंदी व्याकरण फार्मूला पर आधारित होता है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति लिखेगा तो तत्सम की परिभाषा वही देगा जो इन किताबों में आपको मिलेगा, तद्भव की परिभाषा वही होगी जो इन किताबों में होगी। लेकिन कई बार आप देखने में आता है कि कोई शब्द हो गया, विलोम हो गया, अनेकार्थी शब्द हो गया, पर्यायवाची हो गया, तो सीधे सीधे इन किताबों से ही पूछे जाते हैं। तो आप इधर उधर की किताबों को पढ़ने से बेहतर है कि मूल किताबों का अध्ययन निश्चित तौर पर करें, समय निकाल कर करें। अगर आप ग्रुप में पढ़ाई कर रहे हो तो अलग अलग अपने मित्रों के पास जो भी किताबें हैं उनको लेकर आप कम से कम एक सप्ताह, अगर इन तीनों किताबों को एक सप्ताह तक पढ़ लेते हैं तो इन तीनों में बस थोड़ा बहुत अंतर है, भिन्नता है, उदाहरण को लेकर, परिभाषाओं को लेकर, लक्षण जो भी दिए गए हैं उनको लेकर। कुछ किताबों में कुछ चीजें बहुत बेहतर तरीके से दी गई हैं, कुछ में थोड़ी कम बेहतर दी गई हैं। तो उसको पूरा करने के लिए इन तीनों किताबों का अध्ययन करना मेरे ख्याल से आप सभी के लिए ठीक रहेगा। मुझे याद है कि कुछ महीने पहले BHU में गया हुआ था, लंका पर एक शॉप है, वहां पर एक गार्जियन हिंदी व्याकरण की किताब खरीदने आए थे और उस विक्रेता से पूछ रहे थे बार बार कि कोई ऐसी किताब बता दीजिए जो कि कम समय में पढ़कर कोई पास हो जाए। तो उनके पास तो 50 तरीके की किताबें होती हैं, उन्होंने उठाकर दिया। हालांकि मैं वहीं खड़ा था, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोला, नहीं तो सजेस्ट करना होता तो मैं यही बोलता कि अगर आप हिंदी व्याकरण की किताबें पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ना चाहते हैं, व्याकरण अपना मजबूत करना चाहते हैं, तो इन किताबों को पढ़िए। मूल किताबों को पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से आप चीजों को समझ पाएंगे। और बाकी अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो इस चैनल से आप जुड़े रहेंगे। आने वाले समय में हमने वासुदेव नंदन प्रसाद की किताब को पूरा पढ़ाया हुआ था, नोट्स भी आपको दिया है, वीडियो मिल जाएगी। कामता प्रसाद गुरु और हरदेव बहारी से संबंधित जो मेन टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस के अनुसार उनके हिसाब से पढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि आपका मनोबल बना रहे। ये जो पेपर है मेरे हिसाब से काफी टेक्निकल और अधिकतम मार्क्स वाला है। अगर आप चाहें तो इसमें 45 से 48 नंबर तक भी हासिल कर सकते हैं अगर आप बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो। 20 नंबर का अपठित गद्यांश आ जाएगा और बाकी 30 नंबर का जो इसमें दिया गया है। ऑलरेडी आप देखेंगे इस चैनल पर हमने बहुत सारे पॉइंट्स को पढ़ा दिया है, लेकिन चूंकि 45 दिनों का समय है, हमारे पास भी वक्त है, तो जो चीजें मुझे विशेष लगेंगी और लगेगा कि अपने विद्यार्थियों को बतलाना है, जैसे मान लीजिए आपने विदेशी शब्द भंडार को बढ़िया से पढ़ा हुआ है लेकिन मुझे कोई अच्छा तथ्य मिलता है तो इस पर आपके लिए लेक्चर आ सकता है। या जो भी पोर्शन कठिन टाइप होंगे, टेक्निकल टाइप के होंगे, वो निश्चित तौर पर हम आपको बतलाएंगे और आपको लगेगा भी कि नहीं, सही मायने में इसी तरीके से हमें पढ़ाई करनी चाहिए। तो आप देख लिए प्रथम खंड जो सामान्य हिंदी है उसमें आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ेंगे कि अधिकतम अंक आप हासिल कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें 50 में 50 अंक भी हासिल कर सकते हैं। वीडियो के अंत में हम पिछले साल का जो प्रश्न पत्र है उसके ऊपर भी चर्चा की है, आप उसको जरूर देखेंगे। अगर हम दूसरे खंड की बात करें तो द्वितीय खंड है हिंदी निबंध, जो कि 50 अंक का है और इसमें बतलाया गया है कि किसी एक क्षेत्र पर आधारित एक निबंध लिखना है और 1000 शब्द सीमा इसकी सीमा होगी, मतलब 1000 शब्दों में आपको लिखना है। 6 क्षेत्र बतलाए गए: साहित्य संस्कृति, राष्ट्रीय विकास योजनाएं क्रियान्वयन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक
सामाजिक समस्याएं निदान, विज्ञान तथा पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं एवं उनके निवारण, कृषि उद्योग एवं व्यापार। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप हिंदी जैसे विषय के विद्यार्थी हैं तो अगर मैं कहूं तो 4 और 5 को आप तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें सबको ना पढ़ें तो भी आप अच्छा कर सकते हैं। आप इन 2 बिंदुओं को ही ध्यान में रख के जाइए कि विज्ञान तथा पर्यावरण से संबंधित किसी भी तरीके का सवाल आएगा, प्रदूषण को लेकर या फिर पर्यावरण से रिलेटेड किसी तरीके का प्रश्न, तो आप उसको अटेम्प्ट करेंगे। क्योंकि जो समय आपके पास बचा हुआ है उसमें इसी तरीके के, इसी अप्रोच से आप तैयारी करेंगे कि पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो मैं जरूर करूंगा। और देखिए, इन 6 में से क्वेश्चन आना है, एक एक टॉपिक पर क्वेश्चन आता रहेगा। अब आपकी रुचि के आधार पर निर्भर करता है कि आप किधर लिखना चाहते हैं। तो आमतौर पर जो साहित्य के विद्यार्थी हैं या फिर अगर अपने को मैं अभ्यर्थी मानूं तो हमें लगता है कि विज्ञान और पर्यावरण से संबंधित चीजों को हम आराम से कर सकते हैं। प्राकृतिक आपदाएं उनके निवारण, क्योंकि ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं, तो इसको लेकर आप आराम से कर सकते हैं। बाकी आपके अंदर क्षमता है तो आप साहित्य और संस्कृति को लेकर भी कर सकते हैं। ठीक है, पूरा नहीं पढ़ने की जरूरत है, आप पहले से निश्चित कर लीजिए कि मुझे इन इन पॉइंट्स को ही पढ़ना है, इसमें से किसी एक पर निबंध लिख देना है। तो पूरा पढ़ने के बजाय आप पहले से ही निर्धारित कर कर पढ़ेंगे तो बेहतर तरीके से लिखेंगे। जहां तक आप इसमें 1000 शब्द सीमा दी गई है, तो अगर आप लिखते समय 750 शब्द लिख दे रहे हैं या फिर 800 भी लिख दे रहे हैं तो भी कम नहीं। मेन है कंटेंट, आप अपने उत्तर में किन चीजों को रख रहे हैं। तमाम विद्यार्थी यूपी एलटी मेंस एग्जाम को देकर आए तो उन्होंने कहा कि कितना अंक मिल सकता है। चूंकि मुख्य परीक्षा में अंक बतलाना बहुत कठिन है। एमसीक्यू का तो हम बतला देते हैं कि इतना उत्तर सही होगा तो आपको इतना नंबर मिलेगा, लेकिन मुख्य परीक्षा में आपने क्या लिखा है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। आप भली भांति जानते हैं, आप अपने से पूछेंगे तो आपको लग जाएगा कि हम उन 20 प्रश्नों में कितने प्रश्नों को कॉन्फिडेंस के साथ किए और कितने को मतलब पूरा करने की कोशिश किए। क्योंकि माइंड में होता है कि सभी को अटेम्प्ट करेंगे तो न के स्थान पे कुछ तो नंबर मिलेंगे, अगर एकदम से छोड़ देंगे तो पूरा आपका नंबर गया। ठीक है, तो ये चीज है। तो इसको भी लिखते समय शब्द सीमा को लेकर बहुत ज्यादा दबाव या प्रेशर में नहीं रहना है। तो ये तो हो गया आपका प्रथम प्रश्न पत्र। उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे और इसी हिसाब से आप तैयारी करेंगे और आपकी तैयारी को धार देने के लिए, उसमें तेजी लाने के लिए, क्योंकि ये कॉमन पेपर है तो इस पे हम मॉडल पेपर भी लेकर आप सभी के सामने आएंगे, ठीक उसी तरीके से जैसे कि हमने यूपी एलटी में मॉडल पेपर आप सभी के सामने प्रस्तुत किया। और जब हम असली प्रश्न पत्र को देखे तो लगा कि अपने विद्यार्थियों की सही तैयारी करवाए थे और काफी अच्छा लगा, और आप लोगों के कमेंट्स भी आए कि इस चैनल से हमें लाभ मिला। तो 100 लिखित प्रश्नों की सीरीज को लेकर आप अपने दूसरे प्रश्न पत्र वैकल्पिक विषय हिंदी की तैयारी वहां पर कर सकते हैं। आप थंबनेल पर बिल्कुल न जाएं कि ये तो यूपी एलटी के लिए है, जीआईसी के लिए तो कोई नई सीरीज चलेगी या फिर नई पुस्तक आएगी तभी हम पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं। आप यूपी एलटी सीरीज को फॉलो करिए और मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत नोट्स बना भी लिए होंगे। तो मॉडल पेपर अगर आपने हल नहीं किया है तो मॉडल पेपर हिंदी का भी हल कीजिए, और पेपर 1 का मॉडल पेपर हम लेकर आप सभी के सामने प्रस्तुत होते रहेंगे और जो भी टेक्निकल चीजें हैं उनको लेकर भी हम बात करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि जो पिछले साल जीआईसी का पेपर हुआ था उसमें सामान्य हिंदी और निबंध के किस तरीके के प्रश्न थे। जैसा कि आपने पैटर्न के बारे में देख लिया है कि प्रथम प्रश्न पत्र 100 अंक का होगा, सभी प्रश्न इसके अनिवार्य होंगे। ठीक है, और इसमें भी प्रथम खंड के अंतर्गत एक पैराग्राफ दिया गया है जो कि यहाँ पर 20 नंबर का है। ठीक है, इसके बाद ये पैराग्राफ किसी न किसी खास किताब से या फिर कहीं से इसको लिया गया है जो कि किसी मोरल स्टोरी पर आधारित है। ठीक है, तो एक पैराग्राफ है आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक, और इसी पैराग्राफ पर आधारित कुल यहाँ पर
4 प्रश्न पूछे गए। ठीक है, 4 प्रश्न पूछे गए यहाँ पर। रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा गया है, यहाँ पर कुछ जैसे कि यहाँ पर कुछ अंडरलाइन किया गया है। ठीक है, तो उसकी व्याख्या पूछी गई है, 4 नंबर की व्याख्या है। फिर एक श्रेष्ठ लेखक की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, वो भी 4 नंबर का है। इस अवतरण का उचित शीर्षक दीजिए, 2 नंबर का है। और गद्यांश का मूल भाव संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए, ये 10 नंबर का है। तो टोटल आप देख रहे हैं कि पैराग्राफ पर आधारित जो प्रश्न है, जिसको कि अपठित गद्यांश के नाम से भी जाना जाता है, तो उससे 20 नंबर का यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कोई भी अवतरण आप पढ़िए, ध्यानपूर्वक उसको पढ़िए, उसी पर आधारित यहाँ पर प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो देखिए, पहला प्रश्न आपका लिखित एग्जाम में सामान्य हिंदी और निबंध वाले प्रश्न पत्र में इसी टाइप का रहेगा। ठीक है, एक आइडिया जरूर आपको मिल रही होगी। दूसरा प्रश्न रहेगा, वाक्यों को शुद्ध कीजिए, जो कि 5 यहाँ पर वाक्यांश दिए गए हैं और उनको शुद्ध बताना है कि कौन सा शुद्ध है, या फिर आपको लिखना ही है। 5 नंबर का है। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन 5 नंबर का है। ठीक है, तो बल्कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5 क्वेश्चन है, एक एक नंबर के, टोटल 5 नंबर का है। ठीक है, इतनी रात गई आप कहाँ थे, बालक सोती नींद से जाग उठा, हमारे पाठ्यक्रम के 2 भाग हुए हैं, मेरा लक्ष्य केवल विद्या प्राप्ति होगी, सावित्री जो सत्यवान की पत्नी थी वह एक पतिव्रता नारी थी। अभी हम क्वेश्चन पेपर को हल नहीं करा रहे हैं, हमारा ध्यान है कि आप देखिए कि जब मुख्य परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं, तो इसमें जो प्रथम प्रश्न पत्र है, वो कोई भी विषय के आप हों, हिंदी के अलावा भी जो आप अन्य विषय के हों, उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, प्रश्नों के नेचर को हम यहाँ पर आपसे डिस्कस कर रहे हैं और आगे इस प्रश्न पत्र को हल भी कराएंगे। पहले आप प्रश्नों को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित शब्दों के एक एक बहुप्रचलित पर्याय शब्द लिखिए, जो कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। टोटल 5 क्वेश्चन है और 5 नंबर के। ठीक है, तो एक एक पर्याय शब्द लिखने हैं, अर्क, मारतंड, आगंतुक, पय, वृत्ति, तो इसके एक एक पर्यायवाची शब्द लिखने यहाँ पर। सही लिखेंगे 1 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये भी उसी तरीके का है कि 5 क्वेश्चन है और एक एक नंबर के हैं, 5 नंबर के हैं। 1 और 1 11 होना, चांदी का जूता पहनना, थाली का बैंगन, कबहू निरामिष होए न कागा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो ये मुहावरे और लोकोक्तियां यहाँ पर दिए गए हैं और इनका वाक्य प्रयोग करना है, मतलब कि अर्थ बताते हुए इसके बाद एक वाक्य में लिखना है। ठीक है, ये सारी चीजें आप बचपन के दिनों में, खासतौर से 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं की कक्षाओं में पहले भी कर चुके होंगे, या फिर कॉम्पिटेटिव लेवल के आरओ या फिर मेंस कभी आपने दिया होगा, तो वहां पर भी इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते रहे। ठीक है, तो नॉर्मली जब आप हिंदी व्याकरण पढ़िए, तो मुहावरों लोकोक्तियों के अर्थों को ध्यान में रखते हुए वाक्य प्रयोग कैसे किए गए हैं, उसको भी आप अभ्यास कीजिए, तो सही समय पे आप लिख पाएंगे और बिना घबराहट के अपना उत्तर देंगे। ठीक है, इन प्रश्नों से परिचय कराना इसीलिए जरूरी था कि आप समझेंगे कि जब भी किताब पढ़ेंगे, मूल किताबों को पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आपका ध्यान बराबर इन अंशों पर लगा रहेगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह कीजिए तथा समास का नाम भी लिखिए। ठीक है, तो समास पर आधारित प्रश्न यहाँ पर है, लक्ष्य भ्रष्ट, सुमुखी, जलवायु, यथाविधि, अद्भुत धार। ये भी 5 ऑप्शन दिए गए हैं, एक एक नंबर के 5 ऑप्शन है, 5 नंबर के हैं। ठीक है, तो इनमें समास बताना है और साथ में पदों का विग्रह भी करना है। ठीक है, तो समास से रिलेटेड जब भी आप पोर्शन पढ़ने जाइए हिंदी व्याकरण में, तो एक बार ध्यान दीजिए कि लक्षण के आधार पर, क्योंकि
समास, संधि, पूरा व्याकरण ही फार्मूला पर आधारित है। एक बार फार्मूला अच्छे से आप समझ गए तो कैसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा कर आए आप जरूर कर पाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 पर अगर हम बात करें तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर भी 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, यानी कि 5 नंबर का ये है। ठीक है, भक्ति काल के एक ऐसे प्रमुख कवि का नाम लिखिए जिन्होंने उत्तर प्रदेश की 2 बोलियों में रचनाएं की हूं। तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा, हिंदी साहित्य का इतिहास अगर आपने पढ़ा होगा तो उस कवि का नाम आपके दिमाग में आ गया होगा। वो कवि कोई और नहीं है बल्कि तुलसीदास हैं, जिन्होंने ब्रज और अवधी दोनों बोलियों में अपनी रचनाएं की हुई हैं। और ये दोनों बोलियां कहाँ की हैं? उत्तर प्रदेश की। और ध्यान रखने वाली बात है कि ब्रज पश्चिमी हिंदी से और अवधी पूर्वी हिंदी से जुड़ी हुई है। तो तुलसीदास एक ऐसे कवि रहे हैं जिन्होंने इन 2 मुख्य बोलियों में रचनाएं की हैं। तो नॉर्मली आप लिख देंगे तो 1 नंबर आपका हो गया। यहाँ पर गधा का तत्सम रूप लिखिए। ठीक है, श्रृंग का तद्भव रूप लिखिए, पयोद का संधि विच्छेद कीजिए, प्रेरणार्थक क्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा विविधता भरा हुआ है। इसमें अलग अलग पोर्शन से सवाल पूछे गए हैं। नॉर्मली भाषा विज्ञान से है, तद्भव तत्सम से है, संधि विच्छेद से है, फिर व्याकरण क्रिया से भी है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपको ध्यान में रखना है कि कुछ ऐसे प्रश्न हो सकते हैं जिसमें वेरिएशन भरा ऑप्शन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। जैसे दुरावस्था लिखा है तो इसको कैसे लिखना है? ठीक है, साम्यता, चिन्ह, पैतृक, अभीष्ट। तो यहाँ पर वर्तनी शुद्धि को ध्यान में रखते हुए 5 वर्तनियां दी गई हैं जो कि अशुद्ध हैं, उनको हमें शुद्ध रूप में लिखना है। तो इसको अगर आप लिख देते हैं तो 5 नंबर आपके ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, मिल जाएंगे आपको। तो आप देख रहे हैं कि ये जो प्रश्न पत्र है तकनीकी तौर पर आपकी जानकारी को परखना चाहता है। और जो खंड अ था यानी पहला खंड था वो 50 नंबर का था। सिलेबस और पैटर्न पर चर्चा करते हुए हमने आप सभी को बताया भी था कि पहला खंड 50 नंबर का और दूसरा जो खंड है यहाँ पर वो 50 नंबर का है और उसमें एक निबंध लिखना होगा। द्वितीय खंड हिंदी निबंध, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। इस निबंध की अधिकतम विस्तार सीमा 1000 शब्द की होगी और ये प्रश्न 50 नंबर का है। अब देखिए किस तरीके से इसका भी सिलेबस दिया गया था, कहां कहां से पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिए विज्ञान की सामाजिकता, भूस्खलन कारण एवं परिणाम, सांस्कृतिक बहुलता, अर्थ एवं भूमिका, गद्य जीवन संग्राम की भाषा, नागरिक निजता अधिकार, मूल्य एवं महत्व, आजादी का अमृत महोत्सव। तो इसमें से किसी एक निबंध पे आपको लिखना है। ठीक है, तो तमाम इसमें 6 निबंध दिए गए, उसमें से एक को लिखना है और उसकी शब्द सीमा 1000 है। और अगर बढ़िया से लिखते हैं तो 50 नंबर का ये है और अच्छा खासा नंबर आपको मिल सकता है अगर अच्छे से आप लिखते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि विज्ञान से है, भूगोल से कुछ प्रश्न है, कुछ कल्चर से है, संस्कृति से, कुछ साहित्य से भी है। ये कथन अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये कथन किसी खास कवि का रहा है। तो इसके माध्यम से आपके प्री का भी यहाँ पर प्री की भी तैयारी हो जा रही है और जो भी आपके पास जानकारी इसको आप जोड़ पा रहे हैं। और फिर आप देख रहे हैं कि कुछ समसामयिक मुद्दों से रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं और आजादी का जो अमृत महोत्सव मनाया गया और बताया गया कि ये अमृत काल चल रहा है तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पर प्रश्न है, यानी कि करंट अफेयर से जुड़े हुए भी निबंध के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस तरीके से 50 नंबर का है। टोटल आपका एग्जाम 100 नंबर का हो गया।